नमस्कार दोस्तों, सरस्वती क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ के इतिहास में बस्तर का नागवंश जिसे कहा जाता है उसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे और आगामी आने वाले जो भी बच्चों उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आने की संभावना बनती है। तो यहाँ पर हम इसको समझने से पहले एक चीज देखते हैं। थोड़ा सा मैं एक रफ डायग्राम आप सबके पास शेयर करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। ये छत्तीसगढ़ का मैप है और जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि बस्तर का नागवंश यानी कि इनका शासन बस्तर वाले क्षेत्र में रहा होगा। अब बस्तर के नागवंश में जाने से पहले आपको एक इंद्रावती नदी के बारे में जानना पड़ेगा। इसी इंद्रावती नदी के आसपास में छिंदक नागवंश यानी कि बस्तर के नागवंशी शासक शासन करते थे। और यहाँ पर एक जगह है बस्तर में जिसको बारसूर के नाम से जाना जाता है और ये बारसूर वर्तमान में दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, तो बस्तर के इतिहास के बारे में अगर हम देखें तो सबसे प्रथम शासक के रूप में आप लोग पढ़े होंगे नल वंश। कौन सा वंश? नल वंश, जिसमें आप लोग वराह राज के नाम से जानते होंगे, परिचित होंगे, वराह राज। ठीक है, इसी में एक इनके पिता का नाम था विषभ करके। ठीक है, और इसी में फिर आप लोग एक शासक का नाम सुने होंगे स्कंद वर्मन। मैं अभी नल वंश की बात कर रहा हूँ, स्कंद वर्मन। और यहाँ से फिर आगे जाते हुए आप एक शासक का नाम सुने होंगे विलास्तुम। ठीक है, इनकी स्थापना जो है बस्तर वाले क्षेत्र में हुई। पुष्करी ये सब इनकी राजधानियां रही। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर बताने का मेन पर्पज ये है मेरा कि इनकी स्थापना यहाँ पर तो हुई, ये स्थापित किया अपने वंश को। लेकिन विलास्तुम के बारे में आपको एक बात याद रखना होगा कि विलास्तुम ने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी कि ये बस्तर वाले क्षेत्र से आपको एक चीज कॉन्सेप्ट समझना होगा कि ये कहा मध्यवर्ती क्षेत्रों में चले गए। ठीक है, इनकी स्थापना तो हुई बस्तर में, मगर ये शिफ्ट कहां हो गया? राजीव लोचन तक गए, यानी कि मध्य छत्तीसगढ़ में इनका शासन रहा होगा। प्रमाण मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि लगभग 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक अपने को बस्तर के इतिहास के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। उसके बाद अगर अगले हम शासक के अगले वंश की अगर हम बात करें तो उसके पश्चात अपने को बस्तर का नागवंश यानी छिंदक नागवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि क्या ये बस्तर के नागवंश यहाँ के स्थानीय थे या फिर कहीं से और से यहाँ शासन चला रहे थे? तो इसके बारे में इतिहासकारों के कई मत प्राप्त होते हैं। जैसे कि आपने एक इतिहासकार का नाम सुना होगा, श्री राय बहादुर हीरालाल। तो राय बहादुर हीरालाल का मत है कि ये जो नागवंश यानी कि छिंदक वंश के शासक जो है ये दक्षिण भारत से आकर के यहाँ पर अपना। उसी तरीके से एक और इतिहासकार की अगर मैं बात करूं तो डीके सरकार, जिनका मानना है कि कन्नड़ वाले प्रदेश से आकर के ये नागवंशी शासक यहाँ पर शासन करते थे और का मानना है कि ये लोकल भी थे। ठीक है, स्थानीय थे। ठीक है, अब इसके बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण अपने को तो नहीं मिल पाता है क्योंकि इनके अभिलेख जो है इस इंद्रावती नदी, इसे इंद्रावती नदी के नाम से आप जानते हो कि बस्तर की जीवनदायिनी नदी। तो यह इंद्रावती नदी जो है छिंदक नागवंशीय शासक के लिए ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि इनके अभिलेख जो हैं यानी कि छिंदक नागवंश के जो अभिलेख हैं अपने को इंद्रावती नदी के उत्तर में और दक्षिण में दोनों तरफ प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर से क्वेश्चन आपसे हो सकता है आगे आगामी एग्जाम में पूछा जा सके कि उत्तर में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनकी जो भाषा है वो संस्कृत है। कौन सी भाषा है? संस्कृत है। और अगर इनकी हम लिपि की बात करें तो उस लिपि को बोला जाता है देवनागरी लिपि। उसी प्रकार से इंद्रावती नदी के दक्षिण में अगर हम बात करें तो इस दक्षिण में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनकी अगर हम भाषा की बात करें तो वो तेलुगु भाषा है। थोड़ा सा याद रखिएगा, तेलुगु बोल रहा हूं मैं, तमिल नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, और इधर आंध्रा वाले क्षेत्र में आप जानते होंगे कि तेलुगु भाषा का उपयोग किया जाता है। तो इंद्रावती नदी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। तो यहां से ये अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कुछ तथ्य हैं जिनके बारे में आपसे आगामी आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कुछ तथ्य, जैसे कि इनके अगर हम ध्वज की बात करें, आपसे अगर पूछ देगा कि बस्तर का नागवंश यानी कि छिंदक नागवंश के ध्वज में क्या चिन्ह अंकित था, तो आपको ये चीज याद रखना है कि सर्प चिन्ह युक्त बाघ एवं बाघ का शावक यानी कि बाघ का बच्चा। ठीक है, अगर इनकी हम गोत्र की बात करें तो इनका गोत्र जो था कश्यप गोत्र के ये थे। और अगर इनकी हम उपाधि की बात करें, किसकी उपाधि की बात करें,
तो सर्वोत्तम शहर भोगवती के स्वामी, सर्वोत्तम शहर भोगवती के स्वामी, ठीक है, इसी को शॉर्ट में बोला जाता है आपका भोगवती पुरेश्वर, भोगवती पुरेश्वर। तो इनकी उपाधि की अगर हम बात करें तो सर्वोत्तम शहर भोगवती के स्वामी यानी कि भोगवती पुरेश्वर, और इनकी एक दूसरी उपाधि जो है नागवंशी है। ठीक है, ये दोनों के दोनों इनकी उपाधियां थी। तो आपको यहाँ पर ध्यान देखना है कि ध्वज में इनका क्या बना हुआ था, सर्प चिन्ह युक्त बाघ एवं बाघ का शावक। गोत्र किस गोत्र के थे, कश्यप गोत्र के थे, और उपाधि क्या थी इनकी, सर्वोत्तम शहर भोगवती के स्वामी या भोगवती पुरेश्वर और नागवंश। अब जैसा कि नागवंश का नाम सुनकर के आपको याद आ रहा होगा कि नागवंश केवल हमारे छत्तीसगढ़ में ही शासन नहीं किए हैं, ये भारत के कई हिस्सों में अपना शासन चलाते थे, जैसे दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में और कई अन्य क्षेत्रों में भी इनका शासन चलता रहता था। तो ये हो गया एक सिंपल सा परिचय छिंदक नागवंश के बारे में। तो आपको यहाँ से जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि इंद्रावती नदी के दोनों तरफ अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इधर की भाषा संस्कृत है और देवनागरी लिपि है, और इधर की भाषा तेलुगु और लिपि इनकी तेलुगु है। ध्वज इनसे पूछा जा सकता है कि ध्वज में क्या बना हुआ था, तो ध्वज में सर्प चिन्ह युक्त बाघ एवं बाघ का शावक बना हुआ था। गोत्र क्या था इनका, तो कश्यप था। उपाधि जो थी सर्वोत्तम शहर भोगवतपुरी के स्वामी भोगवती पुरेश्वर और नागवंश। ठीक है, जैसा कि हम देख चुके हैं कि नल वंशीय शासकों के बाद जैसे ही बिलासपुर ऊपर की तरफ अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं और वहां पर राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करते हैं, तो लगभग 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक अपने को बस्तर के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती, और जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो छिंदक नागवंशी शासकों के रूप में अपने को प्राप्त होती है। तो अब यहाँ पर हम छिंदक नागवंश के कुछ मुख्य शासकों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन शासक हुए और उन शासकों का इस छत्तीसगढ़ के इतिहास में क्या क्या योगदान रहा है। और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से अगर कोई प्रश्न बनता है, अगर पैनल कोई प्रश्न सेलेक्ट करती है तो इससे कोई प्रश्न बाहर ना जाए। ठीक है, तो यहां तक का आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिएगा, मैं इससे आगे आपको बता रहा हूं। अब यहीं पर अगर हम शासकों की बात करें तो प्रथम नंबर पे एक शासक का अपने को नाम प्राप्त होता है नृपति भूषण। नृपति भूषण, इनके बारे में आपको क्या तथ्य याद रखने की जरूरत है, तो आपको याद रखना है कि 1023 ईस्वी में, कब 1023 ईस्वी में एर्राकोट, जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, एर्राकोट अभिलेख, एर्राकोट अभिलेख। तो एक नृपति भूषण का 1023 ईस्वी में एर्राकोट अभिलेख प्राप्त हुआ है, और इस अभिलेख में जो है नृपति भूषण का उल्लेख है, और इतिहासकारों का यह मानना है कि नृपति भूषण ही जो है छिंदक नागवंशीय शासक, छिंदक नागवंश के संस्थापक हैं। क्या है, संस्थापक है। अब जैसा कि एर्राकोट अभिलेख बताया था इंद्रावती नदी के उत्तर में संस्कृत भाषा और नीचे में तेलुगु भाषा, तो ये एर्राकोट अभिलेख जो है आपका तेलुगु अभिलेख है। ठीक है, बस अपने को नाम क्या प्राप्त होता है, नृपति भूषण। एक चीज आप याद रखिएगा, यहाँ पर जो नाम प्राप्त होता है इनका वो है क्षिति भूषण, और इतिहासकार मानते हैं कि यही क्षिति भूषण जो है नृपति भूषण है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, मैं समझता हूं। ठीक है, तो नृपति भूषण के बाद अगले शासक की अगर बात करें हम, तो अगले शासक आते हैं धारावर्ष। अगले शासक आते हैं धारावर्ष, और इन्हीं का नाम जो है धारावर्ष जगदेव भूषण के नाम से इन्हें जाना जाता है। धारावर्ष जगदेव भूषण। यहाँ पर एक तथ्य आप ध्यान में रखिएगा कि ये धारावर्ष जो है इनका नाम है, और ये जो जगदेव भूषण जो है ये इनकी उपाधि है। ठीक है, धारावर्ष जगदेव भूषण। यहां से आपको एक तथ्य याद रखना होगा कि 1060 ईस्वी में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। 1060 ईस्वी में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिनको बारसूर अभिलेख के नाम से जाना जाता है। बारसूर अभिलेख, और यही बारसूर है जो दंतेवाड़े जिले में अभी स्थित है। ठीक है, 1060 में जो अभिलेख प्राप्त हुआ उसको बारसूर अभिलेख है वो। और यहाँ पर अपने को कुछ तथ्य हैं जिनको जानना अनिवार्य है। बारसूर अभिलेख से अपने को कुछ जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख में अपने को यह पता लगता है कि इनका एक सामंत है थे जिनका नाम था चंद्रदितेश्वर। चंद्रदितेश्वर, इन्होंने क्या किया कि बारसूर में एक तालाब का निर्माण कराया था, पौंड तालाब। ठीक है, एक तालाब का निर्माण करवाया, और यहीं पर एक किनारे में चंद्रदितेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जिसे चंद्रदितेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः एक शिव मंदिर है। ठीक है, ये जानकारी अपने को प्राप्त होता है।
और धारावर्ष के बाद अगर हम अगले शासक की बात करते हैं, उससे पहले एक चीज आप जान लीजिएगा, आपको कई जगह पर भ्रामक जानकारियां प्राप्त होती हैं, जैसे कि मामा भंजा मंदिर जो है कई जगह आपको प्राप्त होगा कि चंद्रदितेश्वर ने बनाया था। तो ये सब चीजें जो है प्रमाणित नहीं है, बिल्कुल गलत तथ्य हैं। और आप एक चीज आप जैसा कि जानते भी होंगे, अगर आप कभी पीएससी के एग्जाम के बारे में जाने हो या फिर उसके बारे में कभी एग्जाम दिए हो या हल्का सा भी जानकारी हो, तो जैसे कि एक फड़ी नागवंशीय शासक है गोपाल राय। आज तक आप यही जानते आए थे कि भोरमदेव मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया है, लेकिन पीएससी ने जस्ट 1-2 साल के बाद एक दो साल पहले एग्जाम लिया था, उसमें पूछा था भोरमदेव मंदिर का निर्माण किसने कराया, और अपना आंसर जो है गोपाल राय से लक्ष्मण देव राय में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, तो उस समय तक लोगों को बस यही जानकारी थी, लेकिन जैसे ही तथ्य सामने आते हैं, प्रमाणित तथ्य, वैसे ही पीएससी भी अपना आंसर परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी भ्रामक जानकारी के चक्कर में ना फंसे। यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है वो प्रमाणित जानकारी के साथ बताया जा रहा है, ताकि आगामी आने वाले एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है और वाद और विवाद की स्थिति क्रिएट होती है, तो हम उसे जो है प्रूफ के तौर पर दावा आपत्ति में लगा सकें। ठीक है, तो धारावर्ष तक आप लोग जान चुके होंगे। अब धारावर्ष के बाद जो हम अगले शासक में आएंगे, अगला शासक अपने को प्राप्त होते हैं मधुरांतक देव। मधुरांतक देव, तो ये तीसरे नंबर के शासकों के क्रम में आते हैं मधुरांतक देव। अब जैसा कि आपको मैं बताया था कि जो छिंदन नागवंशीय शासक हैं, उनके ध्वज में सर्प चिन्ह युक्त बाघ एवं बाघ के शावक का चिन्ह लगा हुआ था, लेकिन मधुरांतक देव के ध्वज में इरावत कहने का तात्पर्य हाथी, इरावत के पीछे कमल व कदली का चिन्ह है। अब अगर ये छिंदन नागवंशीय ही शासक होते तो इनका ध्वज अचानक से परिवर्तित होना समझ नहीं आता है। तो इनके बारे में इतिहासकार बताते हैं कि मधुरांतक देव जो है वो मूल छिंदन नागवंशीय के वंश से नहीं थे, ये एक दूसरे शासक रहे। ठीक है, अब इसका प्रमाण अपने को कहां से प्राप्त हो रहा है कि इनका ध्वज आप देख लिए सर्प चिन्ह युक्त था और बाघ एवं बाघ का शावक था, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि इरावत के पीछे कमल एवं कदली का चिन्ह है, यानी कि कमल और केले का चिन्ह प्राप्त हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर कई मंडल थे, एक मंडल का नाम था चक्रकोट मंडल, और एक का नाम था भ्रमरकोट मंडल। इस भ्रमरकोट मंडल में एक ताम्रपत्र अपने को प्राप्त हुआ है, जिसको बोला जाता है राजपुर ताम्रपत्र। और इस ताम्रपत्र से अपने को यह जानकारी मिलती है कि भ्रमरकोट के जो शासक थे वो मधुरांतक देव थे। कौन थे? मधुरांतक देव थे। ठीक है, यानी कि धारावर्ष जगदेव भूषण की मृत्यु के पश्चात अगर अगले शासक अपने को कौन प्राप्त होते हैं? मधुरांतक देव प्राप्त होते हैं। और ये मधुरांतक देव जो है मूल छिंदक नागवंश के ना होकर के ये दूसरे वंश के थे, जिसका प्रूफ अपने को कहां से मिल रहा है? एक तो आपके ध्वज से पता लग रहा है कि इनका ध्वज पूरे तरीके से परिवर्तित है, इरावत के पीछे कमल व कदली का चिन्ह, और दूसरा की राजपुर ताम्रपत्र से अपने को जानकारी मिल रही है कि भ्रमरकोट के शासक कौन थे? मधुरांतक देव। अब ये मधुरांतक देव, अब इसके बाद जो है एक अगले शासक मिलेंगे आपको 4th नंबर पे, सोमेश्वर देव प्रथम। तो सोमेश्वर देव प्रथम से पहले आप ये जान ले कि ये मधुरांतक देव जो है उस समय चोलों के साथ, जैसे कि आप लोग भारतीय इतिहास में नाम सुने होंगे चोल और चालुक्य, तो ये चोलों के साथ अपना गठबंधन बना लेते हैं मधुरांतक देव। और वहीं पर जो सोमेश्वर देव है, सोमेश्वर देव जो है चालुक्य के साथ, किसके साथ? चालुक्य के साथ अपना गठबंधन बना लेते हैं। और इस गठबंधनों के बीच में क्या होता है कि सत्ता के लिए संघर्ष होता है, और संभवतः सोमेश्वर देव जो है इस युद्ध में विजयी होते हैं और मधुरांतक देव पराजित होकर के, ऐसा मानना है कि मधुरांतक देव की इसी युद्ध में, गठबंधन के युद्ध में क्या हो गया था? उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर से मधुरांतक देव का जो क्रम है शासन वो खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इनका लगभग शासनकाल 1060 से 1065 तक मिलता है अपने को। तो ये था। उसके बाद अगले शासक आ जाएंगे सोमेश्वर देव प्रथम, और ये सोमेश्वर देव प्रथम, यही सोमेश्वर देव प्रथम है जिनकी तुलना प्राचीन इतिहास में आप सुने होंगे समुद्रगुप्त, उनसे की जाती है।
ठीक है, सोमेश्वर देव प्रथम की जिस तरीके से आप लोग सुने होंगे कि जिस तरीके से आप लोग सुने होंगे कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जैसे कि समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है उसकी 19वीं पंक्ति में, कौन सी पंक्ति में, 19वीं पंक्ति में अपने को ये जानकारी प्राप्त होती है कि समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश के शासक थे, जब वो दक्षिण भारत के अभियान में जाते हैं तो उन्होंने दक्षिण कौशल के शासक का नाम था महेंद्र, उनको पराजित किया। महाकांतार के शासक का नाम है व्याघ्र राज, इनको पराजित किया। और जब ये दक्षिण पथ अभियान में चल रहे थे तो दक्षिण कौशल के शासक महेंद्र, महाकांतार के शासक व्याघ्रराज के साथ में ही केरल के एक शासक थे जिसका नाम था भट्टराज प्रभृति, ठीक है, उनको भी पराजित किया था। तो यहां से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की कौन सी पंक्ति में यह उल्लेख है कि उन्होंने दक्षिण कौशल के शासक महेंद्र और महाकांतार के शासक व्याघ्रराज को पराजित किया था। तो याद रख लेना कि 19वीं पंक्ति में इसका उल्लेख किया गया है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में। उसी तरीके से सोमेश्वर देव प्रथम का एक अभिलेख आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, अगर आप नोट नहीं कर पाए होंगे तो वीडियो को रोक करके आप नोट कर लेना। और जो भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं बहुत ही आगामी आने वाली एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सोमेश्वर देव प्रथम की अगर हम बात करें तो सोमेश्वर देव प्रथम का एक अभिलेख है कुरुसपाल, ठीक है, एक अभिलेख है कुरुसपाल अभिलेख। एक सेकेंड, कुरुसपाल अभिलेख, ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है ये वो आपको लाइट दिखे, तो ये लिखा हुआ है आपका कुरुसपाल अभिलेख। तो कुरुसपाल अभिलेख जो है ये समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की तरह ही इसमें जो है टोटल 39, ठीक है, कितना, 39 पंक्तियां हैं इसमें, टोटल 39 पंक्तियां हैं। और इस 39 पंक्तियों में अब यहां से आपको समझ आ रहा हो कि इसकी भाषा क्या होगी, तो इसकी भाषा संस्कृत है, याद रखना, ठीक है। जिस प्रकार से समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कई पंक्तियां थी, यहाँ पर कुरुसपाल अभिलेख में 39 पंक्तियां हैं और हर एक पंक्तियों में उनके बारे में बताया गया है, ठीक। तो अपने को ये कुरुसपाल अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति की तरह है, जितनी जानकारी अगर इसके बारे में आपको मैं दूं वो कम ही होगा, ठीक है। लेकिन उससे भी मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो यहाँ पर उपलब्ध है वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, जो आपके आगामी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित है। तो देखिए कुरुसपाल अभिलेख, इससे अपने को ये पता लगता है कि इनके पिता का जो नाम है, पिता का नाम जो है वो धारावर्ष है, ठीक है, इनके पिता का नाम धारावर्ष है और 39 पंक्तियां हैं। और इसमें अपने को ये जानकारी प्राप्त होती है कि कुरुसपाल अभिलेख से अपने को क्या जानकारी प्राप्त होती है कि ये चतुर्दिक अभियान, और ये अभियान पूरे के पूरे कौन से अभियान थे, विजय अभियान थे, ठीक है, चतुर्दिक अभियान इन्होंने चलाया। कहने का तात्पर्य है कि ये चारों दिशाओं में अपने विजय अभियान चलाए थे। अब वो चारों दिशाओं में कौन कौन से विजय अभियान चलाए थे उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी लेंगे, ठीक है। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके आगे आपको बता रहा हूं कि ये चार दिशाएं कौन कौन सी हैं। तो आप अपने कॉपी में जैसा बता रहा हूं उस तरीके से आप नोट कर लेना। इस तरीके से आप चारों दिशाओं को डिनोट कर लो, ठीक है। जैसा कि आपका ये पूर्व, पश्चिम, आपका ये दक्षिण और आपका ये उत्तर, इस तरीके से चार दिशाओं को अगर हम ले लें तो देखिए अभी आप जहां पर चक्रकोट है वहां पर मान लो ये वाला क्षेत्र है, तो यहां पर आप देखोगे कि मान लो ये बासुर वाला क्षेत्र है, तो यहां से पूर्व में आपको एक जगह प्राप्त होगा उद्र, ठीक है, जो कि ओडिशा, जिसको वर्तमान में उड़ीसा कहा जाता है, वहां का ये पार्ट है उड़ीसा। अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में आपको पता होगा कौशल उत्तर में ही है, रतनपुर आपका उत्तर में ही है, ठीक है। रतनपुर के अलावा लेमड़ा, लंजी, ठीक है, इस तरीके से। और अगर हम पश्चिम की बात करें तो भद्रपत्तनम, ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करें तो वंजी,